देखिए, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में आज अपन बात करते हैं ऑर्डर 23 की। विड्रावल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। ऑर्डर 23 रूल 1 की बात करें, विड्रावल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। The plaintiff may, as against all or any of the defendants, abandon his suit or abandon a part of his claim. वाद संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा। It is a sweet will of plaintiff. परंतु provided that where the plaintiff is minor or other person to whom the provisions contained in rule 1 to 14 of order 32 extended, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court. परंतु जहाँ वादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है जिसे आदेश 32 के नियम 1 से नियम 14 तक के उपबंध लागू होते हैं, वहाँ न्यायालय की इजाज़त बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा। ऑर्डर 32 क्या कहता है? ऑर्डर 32 कहता है, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये जो ऑर्डर 32 रूल 1 से 14 की बात है, यदि इस तरह के व्यक्तियों के द्वारा वाद लाया जाता है तो अबंडनमेंट कैसे होगा? विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगा। सब रूल 2 की बात करिए, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव under an application for leave under the proviso to sub rule 1 shall be accompanied by an application for leave under the proviso to sub rule 1 shall be accompanied by the affidavit of the next friend, and also if the minor of such other persons is represented by a pleader by a certificate of pleader to the effect that the abandonment proposed is in his opinion for the benefit of the minor of such other person. यदि एडवोकेट है तो उसको इस बात का सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ माइनर के बेनिफिट में कर रहा हूँ और अदर पर्सन अनसाउंड माइंड उसके बेनिफिट में कर रहा हूँ। उपनियम 1 के परंतु के अधीन इजाज़त के लिए आवेदन के साथ वाद मित्र नेक्स्ट फ्रेंड का शपथ पत्र देना होगा, और यदि अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किया जाता है तो प्लीडर को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि प्रस्थापित परित्याग उसकी राय में अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अदालत का सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। कौन सी बात पर? डेट ए सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट्स, वाद किसी प्रारूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा। दूसरा, डेट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट और पार्ट ऑफ ए क्लेम, वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। वह ऐसे निबंधनों पर, ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे, अदालत वादी को ऐसे वाद की विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा, विड्रॉ करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
it may on such terms as it thinks fit grant the plaintiff permission to withdraw from such suit or such part of the claim with liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of claim where the plaintiff abandons any suit or part of claim under सब रूल 1, जो अपन ने सब रूल 1 पढ़ा, यदि प्लेंटिफ उपनियम 1 के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है अथवा ख उपनियम 3 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहत कर लेता है, withdraws from a suit or part of a claim without the permission referred to in sub-rule 3, he shall be liable for such costs as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter or such part of the claim. यदि बिना आज्ञा के अदालत के बिना आज्ञा के अबंडनमेंट कर लेता है या विड्रॉ कर लेता है या किसी पार्ट को विड्रॉ कर लेता है, किसी पार्ट को अबंडन कर लेता है या पूरे दावे को अबंडन या विड्रॉ कर लेता है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, देन he shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter or such part of the claim. ओके 5 की बात करिए। इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वादी को उपनियम 1 के अधीन वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम 3 के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है। अदालत को ऐसा नहीं माना जाएगा। Nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to abandon a suit or part of a claim under sub-rule 1 or to withdraw under sub-rule 3 any suit or part of claim without the consent of the other plaintiffs. 1A की बात करिए। When transposition of defendant as plaintiff may be permitted, प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी? जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का प्रत्याहरण या परित्याग किया जाता है, विड्रॉल या अबंडनमेंट किया जाता है और प्रतिवादी आदेश 1 नियम 10 के अधीन वादी के रूप में पक्षांतरित किए जाने के लिए आवेदन करता है। प्रतिवादी वादी के रूप में कि मुझे वादी बना दिया जाए ऐसा आवेदन करता है, वह न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार करते समय इस प्रश्न का सम्यक ध्यान देगा कि क्या आवेदक का कोई ऐसा सारवान प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाना है। Where a suit is withdrawn or abandoned by a plaintiff under Rule 1 and a defendant applies to be transposed as a plaintiff under Rule 10 of Order 1, देखिए Order 1 Rule 10 क्या कहता है? एक तो बात करता है वो सूट इज नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, दूसरी बात करता है कोर्ट में स्ट्राइक और एड पार्टीज, तीसरी बात करता है वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड, ये बातें करता है। तो ट्रांसपोजिशन की जब अपन बात करते हैं कि प्रतिवादी वादी बनना चाहता है और पक्षांतरण कराना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और अदालत को क्या देखना पड़ेगा? अदालत को ये देखना पड़ेगा, आवेदन पर विचार करते समय ये देखना पड़ेगा
कि इस प्रश्न का सम्यक रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आवेदक का कोई ऐसा सारवान प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाना है। Where a suit is withdrawn or abandoned by a plaintiff under Rule 1 and a defendant applies to be transposed as a plaintiff under Rule 10 of Order 1, the court shall, in considering such application, have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any of the other defendants। जिसने एप्लीकेशन दी है कि मुझे वादी बना दीजिए क्योंकि मुझे इस डिफेंडेंट के खिलाफ इस तरीके से रिलीफ लेना है या इस प्रश्न को तय करवाना है, तो उसको वादी बना दिया जाएगा। किसको? जिसने कि एप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन की दी है। लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट इन एनी फ्रेश सूट और इंस्टीट्यूटेड on permission granted under the last proceedings rules। अपन ने जो पढ़ा कि in any fresh suit instituted on permission granted under the last proceedings rule, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted। परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किसी भी नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा उसी रीति से आबद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो। यदि अदालत ने परमिशन दे दी है और आपको फ्रेश सूट फाइल करना है या किसी पार्ट के लिए सूट फाइल करना है, तो ये समझ लीजिए कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत ही आपको चलना होगा और ऐसा नहीं माना जाएगा कि मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो। तो आज भी आपका दावा लिमिटेशन में होना चाहिए, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। फिर पढ़िए, इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रेसिडिंग रूल द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन in the same manner as if the first suit had not been instituted। जैसे कि पहला वाद संस्थित नहीं हुआ था, मीनिंग देयर बाय टुडे जो आज आप फ्रेश सूट फाइल करते हैं तो आज भी वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन में होना चाहिए, आज भी लिमिटेशन के अंतर्गत होना चाहिए। ऑर्डर 23 रूल 3 की बात करिए। कंप्रोमाइज ऑफ सूट्स, वाद में समझौता। वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अ सूट हैज बीन एडजस्टेड होलली और इन पार्ट बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइड द प्लेंटिफ in respect of the whole or any part of the subject matter of the suit, the court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass a decree in accordance therewith so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject matter of the suit or not। जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि वाद पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है, या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषय वस्तु के या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है, वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा। और जहां तक कि वाद के पक्षकारों से संबंधित है, चाहे करार, समझौते या तुष्टि की विषय वस्तु वही हो या न हो जो कि वाद की विषय वस्तु है, वहां तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा।
provided where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the court shall decide the question, but not adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question, unless the court, for reasons to be recorded, thinks fit to grant such adjournment. परंतु जहां एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा यह इनकार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी, वहां न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, किंतु इस प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी स्थगन की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी तब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा स्थगन मंजूर करना ठीक न समझे। दिस इज कंप्रोमाइज ऑफ सूट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एन एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज which is void or voidable under Indian Contract Act shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule। कोई ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्य या शून्य करणीय है, इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। तो ऑर्डर 23 रूल 3 की अपन ने जो बात की, कंप्रोमाइज ऑफ सूट, इसमें वर्ड्स क्या क्या है देखिए। यदि कोर्ट का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि दावा एडजस्टेड हो गया, होली हो गया, पूर्णतः हो गया या पार्टली हो गया, और लॉफुल एग्रीमेंट से या कंप्रोमाइज इन राइटिंग से, और दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर हो गए, और जहां डिफेंडेंट सेटिस्फाइड करता है प्लेंटिफ को इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन, एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करेगा, एंड शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस देयर विद सो फॉर एज रिलेट्स टू द पार्टीज टू द सूट। अब और समझिए, वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन इज द सेम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब इसी का 3A देखिए, ऑर्डर 23 का 3A, बार टू फर्दर सूट। देखिए, अभी तक जितने भी अपन ने बार टू फर्दर सूट की बात की है उन सबको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब जब सेक्शन 12 की अपन बात करेंगे बार टू फर्दर सूट, तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रूल्स काम में आएंगे। और एक बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12 जो है वो 12 के ये सारी ब्रांचेस बनेगी। जैसे अपन बात करते हैं बार टू सूट, no suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful। ऑर्डर 23 का रूल 3 क्या 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 कहता है? ऑर्डर 23 रूल 3 क्या? वाद का वर्जन, बार टू सूट, कोई डिक्री अपास्त करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था। दिस इज बार टू फर्दर सूट। यदि मान लीजिए कि समझौता हो गया, अब मान लीजिए कोई एक दावा लगाता है कि यह समझौता साहब विधिपूर्ण नहीं था, इस कारण से ये जो डिक्री पारित की है इसको अपस्त कर दीजिए, तो ये बात नहीं चलेगी। आई एम अगेन रीडिंग, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिक्री ऑन द ग्राउंड डेट द कंप्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। ऑर्डर 23(3) भी देखिए, 3 ख, नो एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ कोर्ट। रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होगा कि प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रविष्ट न किया जाना।
नो एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट shall be entered into without the leave of the court expressly recorded in the proceedings, and any such agreement or compromise entered into without the leave of the court so recorded shall be void. प्रतिनिधि वाद रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की ऐसी इजाजत के बिना जो कार्रवाई में अभिव्यक्त रूप से अभिलिखित हो नहीं किया जाएगा, और न्यायालय की इस प्रकार से अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया ऐसा कोई करार या समझौता शून्य होगा. दिस इज रिलेटेड विद रिप्रेजेंटेटिव सूट. ये 3B का सब रूल 1 पढ़ा आपने. सब रूल 2 पढ़िए. बिफोर ग्रांटिंग सच लीव द कोर्ट शैल गिव नोटिस इन सच मैनर एज इट थिंक्स फिट टू सच पर्सन्स एज मे बी अपीयर टू इट टू बी इंटरेस्टेड इन दिस सूट. रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात है. ऐसी इजाजत मंजूर करने के पूर्व न्यायालय ऐसी रीति से सूचना जिसे वह ठीक समझे ऐसे व्यक्तियों को देगा जिनके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि वे वाद में हितबद्ध हैं. एक्सप्लेनेशन देखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट? सीपीसी में ही कुछ सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट को बताते हैं. रिप्रेजेंटेटिव सूट्स मीन्स, ए कहता है ए सूट अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92. जब सीपीसी का 91, 92 देखेंगे उसके संबंध में बताया है कि 91, 92 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना है इस प्रोविजन के तहत. और है 91 क्या कहता है? पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक. लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य. दिस इज 91 पब्लिक न्यूसेंस. 92 की बात अपन करते हैं पब्लिक चैरिटीज, लोक पूर्त कार्य की बात करता है. दैट इज द प्रतिनिधिवाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट. बी कहता है सूट अंडर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 का रूल 8 वो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट है. 1 पर्सन में स्यू. ऑर्डर 1 रूल 8 क्या कहता है? 1 पर्सन में स्यू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट. एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा. ऑर्डर 1 रूल 8 की बात की. इसी तरह से सी क्या कहता है? सूट इन विच द मैनेजर ऑफ एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली sues or is sued as representing the other members of the family. This is also representative suit. वह बात जिसे हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाता है उसके विरुद्ध चलाया जाता है. डी देखिए, एनी अदर सूट इन विच द डिक्री पास्ड मे by virtue of the provisions of this code or of any other law for the time being in force bind any person who is not named as party to the suit. कोई अन्य वाद जिसमें पारित डिक्री इस संहिता के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो वाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है आबद्ध करती हो. तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव सूट की परिभाषा में आते हैं, जिसमें हमने आपको 91 सेक्शन 91, 92 बताया, ऑर्डर 1 रूल 8 बताया और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बताया, और उसके बाद हमने आपको बताया डी कि एनी अदर सूट इन विच द डिक्री पास्ड मे बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड बाइंड एनी पर्सन हु इज नॉट नेम्ड एज पार्टी टू द सूट. तो इन सभी स्थितियों में अदालत उन्हें नोटिस दे सकेगा. किन्हें नोटिस दे सकेगा कि ऐसे ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स जो हैं उसमें जो इंटरेस्टेड पक्षकार हैं उन्हें
न्यायालय अपने हिसाब से नोटिस दे सकेगा और ये कंप्रोमाइज और नो एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, राइट। प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड, डिक्रियों के निष्पादन की कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नॉट अफेक्टेड, ये जो ऑर्डर 23 है इसके किसी भी बात की डिक्रियों के निष्पादन की कार्रवाइयों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आदेश की कोई भी बात डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाई को लागू नहीं होगी। नथिंग इन दिस रूल ऑफ ऑर्डर 23, nothing in this order shall apply to any proceedings in execution of decree and execution of any order.